हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर भौतिक जगत लेकर आया हूं। भौतिक जगत में पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। तो व्हाट इज साइंस। तो साइंस में, साइंस एक्चुअल में अरबिक शब्द है और अरबिक में इसे इल्म कहते हैं। जो विज्ञान है हमारा, तो विज्ञान को अरबिक भाषा में, अरबी में इल्म कहते हैं। और हिंदी जो है, हिंदी में इसे आ, विज्ञान, या जैसे कहें संस्कृत, संस्कृत है, संस्कृत में इसको विज्ञान कहते हैं। और लैटिन, लैटिन वर्ड है, उसमें लैटिन वर्ड में इसको बोला जाता है साइंस्टिया। इन सबका मीनिंग, मतलब होता है जानना, टू नो। इन सबका मतलब होता है जानना। मतलब विज्ञान कह लें कि इसका मतलब हुआ जानना, और ये मतलब हुआ विज्ञान व्यवस्थित रूप से अवलोकन एवं प्रयोग के माध्यम से मनुष्यों द्वारा प्राप्त ज्ञान का संगठित रूप होता है। विज्ञान व्यवस्थित रूप से अवलोकन एवं प्रयोग के माध्यम से, यहाँ पे दिख रहा है कि विज्ञान व्यवस्थित रूप से अवलोकन एवं प्रयोग के माध्यम से मनुष्यों द्वारा प्राप्त ज्ञान का संगठित रूप होता है। इसको बोला जाता है विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान, चूंकि भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं हम लोग, और भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड है, तो भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो व्हाट इज फिजिक्स। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिकी, भौतिकी प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन। भौतिकी में हम लोग प्रकृति और उसके किसके नियमों को, नेचर एंड इट्स लॉ, स्टडी किया जाता है, नेचर और उसके लॉ को। ऐसे फिजिक्स को माना जाता है कि ग्रीक शब्द है फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक चीज। फ्यूसिस सबसे पहले अरस्तु ने ये प्रयोग किया था, फ्यूसिस, इसलिए फादर ऑफ फिजिक्स भी हमारे अरस्तु कहलाते हैं, जिनको अरिस्टोटल भी बोलते हैं, अंग्रेजी में अरिस्टोटल भी लिखते हैं। तो अरस्तु द्वारा पेश किया गया था ये फिजिक्स की ग्रीक वर्ड फ्यूसिस की अवधारणा, कंसेप्ट। अब फिजिक्स में हम लोगों ने देखा कि जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति है, उसका स्टडी होता है। तो नेचर, नेचर क्या है कि एक सेव है, सेव नीचे गिर रहा है, तो वो भी एक कौन सी घटना है। सेव हमारा नीचे आया, तो वो एक तरह से कौन सी घटना है, प्राकृतिक घटना है। सेव तो देखकर खाने की इच्छा कर रही है भाई, लेकिन तोड़ नहीं सकते इसको, माली हमको डांट रखा है इसका, बागान का। तो ये क्या करें कि सेव है हमारे, तो सेव जो होते हैं कि नीचे की तरफ गिरते हैं, तो वो कौन सी घटना है, एक प्राकृतिक घटना है। और इसी तरह से जब रेनबो है, आसमान में रेनबो निकलते हैं, तो वो भी कौन सी घटना होती है, वो भी एक प्राकृतिक घटना है। तो फिजिक्स जो होता है कि अब यहाँ पे ये एक नेचुरल फिनोमेना है। स्टार हमारे चमकते हैं, तारे हमारे टिमटिमा रहे हैं, तो ये भी एक कौन सी घटना है, प्राकृतिक घटना है। और ये सारी प्राकृतिक घटनाएं फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि फिजिक्स या भौतिकी के अंदर अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम है। और ये आप देखें, सोलर सिस्टम में हमारे जो सोलर सिस्टम है या सौर मंडल में जो ग्रह है, वो क्या हो रहा है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ये भी एक तरह से कौन सी प्राकृतिक घटना है। और फिजिक्स इन प्राकृतिक घटनाओं का, और प्राकृतिक घटनाओं का और इनके नियमों का अध्ययन करता है फिजिक्स हमारा। तो ये फिजिक्स था। अब ये आते हैं वैज्ञानिक विधि, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक विधि क्या है। आ, एक कहें कि वैज्ञानिक पद्धति जो होती है, प्रकृति के अध्ययन का एक व्यवस्थित तरीका है। वैज्ञानिक विधि जो होती है हमारी,
वो प्रकृति के अध्ययन का कह लें कि एक व्यवस्थित तरीके या जिस जिस स्टेप को फॉलो करके वैज्ञानिक जो होते हैं प्रकृति का स्टडी करते हैं, जिस क्रम का फॉलो करके वैज्ञानिक जो होते हैं अ, इसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं फिजिक्स का, तो वो कहलाता है वैज्ञानिक विधि। और इसके कुछ चरण है और पहला चरण है व्यवस्थित अवलोकन, व्यवस्थित सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। तो व्यवस्थित अवलोकन क्या होता है कि जैसे मैंने इसीलिए पहले आपको एप्पल को गिरना, रेनबो का बनना, तारों का टिमटिमाना और सूर्य के चारों ओर ग्रहों का परिक्रमा कर, मैंने ये बताया आपको, इसी वजह से मैंने पहले बताया। तो ये जब हम रोज रोज घटनाएं देखते हैं कि क्या ये हो रहा है, तो ये घटनाएं, इसी को हम बोलेंगे व्यवस्थित अवलोकन। अब जब हम व्यवस्थित अवलोकन कर लिए, तो फिर इनको हम ले चलेंगे कहाँ? लैब में ले चलेंगे और ऐसी ही घटनाओं का हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। लैब में ले गए और फिर हमने इस तरह की घटनाओं का स्टडी किया। और जब घटनाओं का स्टडी करते हैं, इस तरह की घटनाओं का, तो उसी को बोला जाता है नियंत्रित एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लेते हैं कि जैसे एप्पल गिर रहा है, तो एप्पल की जगह हमने ढेला ले गए, पत्थर ले गए और लैब के अंदर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, इस तरह से गिराया और देखा ये भी नीचे ही आ रहा है। इसका मतलब कि पृथ्वी के अंदर कुछ है, लोचा है, जो सबको अपनी तरफ खींच रही है। और न्यूटन ने यही खोजा था, उसने ही देखा था, क्योंकि न्यूटन के पहले भी बहुत सारे लोगों ने एप्पल्स का जमीन पर गिरना देखा होगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं, दिमाग नहीं लगाया। तो दिमाग लगाएंगे, वही फिजिक्स है। अब थर्ड होता है गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना। तो थर्ड हमारी स्टेप है गुणात्मक एवं मात्रात्मक विवेचना। अब गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वांटिटी है और एक क्वालिटी है। एक में क्या किया जाता है? लॉजिकल तर्क लगाया जाता है। एक में जो होता है गणितीय तर्क लगाया। फिर इन सब के बाद जो हमारा पांचवा चौथा चरण आता है, वो कहलाता है गणितीय प्रतिरूपण, मैथमेटिकल मॉडलिंग। तब उसको एक सूत्र के रूप में दे दिया जाता है। और सूत्र क्या है? न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ था हमारा, उन्होंने देखा कि जितने भी अर्थ पर मास बॉडी है, ये ये कहें कि दो, और इनके बीच इनका द्रव्यमान m1 और m2 है, और इनके बीच अगर डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो उन्होंने ये फार्मूला बना दिया, और ये फार्मूला क्या कहलाएगा? गणितीय प्रतिरूपण कहलाएगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग कहलाएगा। अब फिर इसी से रिलेटेड क्या किया जाएगा? प्रिडिक्शन दिया जाएगा, भविष्य कथन की जाएगी। और फाइनली जो होता है कि जब ये सब कुछ होगा, तब इसको ले चलेंगे और उसको देखा जाएगा कि ये सिद्धांत जो होता है खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो इस सिद्धांतों का सत्यापन किया जाता है, और नहीं तो फाल्सिफिकेशन होता है, अन्यथाकरण होता है। अगर गलत है तो फिर आपको स्टेप पार्ट से शुरू करना पड़ेगा, सही है तो फिर ये एक रूल बन गया, लॉ बन गया। आ, अब आते हैं फिजिक्स के दो बेहतर थ्रस्ट एरिया होते हैं, जिसे भौतिकी का महत्वपूर्ण क्षेत्र कहलाता है। और थ्रस्ट एरिया जो होते हैं वो दो है। पहला है एकीकरण और दूसरा है न्यूनीकरण। तो पहले हम एकीकरण को स्पष्ट करते हैं कि एकीकरण क्या है। अभी एकीकरण का मतलब यह है कि कुछ फिजिक्स के नियम ऐसे होते हैं कि उनके लिए अलग अलग की जरूरत नहीं। जैसे हमने देखा कि मून जो होता है अर्थ के चारों ओर
परिक्रमा करता है, घूमता है। अर्थ जो होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, और भी प्लेनेट है, ग्रह है, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो अब पता चले कि जो अर्थ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे, इसको व्याख्या करने के लिए एक दूसरे नियम को हम यूज करें। सूर्य के चारों ओर मून, चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, इसका व्याख्या करने के लिए एक अलग नियम का एक अलग नियम ले। इसी तरह से जो ग्रह है जैसे मंगल है, वो भी सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, तो उसकी व्याख्या के लिए हम दूसरा रूल लगाएं। तो जो सेम घटनाएं हैं, एक ही तरह की घटनाएं हैं, उनके लिए अलग अलग नियम की जरूरत नहीं है। तो एक ही नियम से क्या होते हैं, एक ही नियम से लागू होते हैं, उन पर एक ही लॉ लागू होता है, इसलिए उन पर अलग अलग नियम लगाने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं एकीकरण। भौतिकी के अंतर्गत विविध भौतिक भौतिक घटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं और नियमों के पदों में करने का प्रयास किया जाता है, इसी को बोला जाता है एकीकरण। दूसरा है हमारा न्यूनीकरण। तो न्यूनीकरण क्या होता है? अब न्यूनीकरण में होता है कि अगर कोई जटिल जटिल टॉपिक है, तो उस जटिल टॉपिक को हम क्या करें, छोटे छोटे भागों में काट दें, विभाजित करें। और जब छोटे छोटे भागों में विभाजित करके जब हम उसका अध्ययन करेंगे, तो हमें आसान हो जाएगा। आप भी जब कोई चैप्टर बैठने होंगे पढ़ने के लिए, तो उस चैप्टर को एक दिन में तो पढ़ नहीं पाते होंगे। उसके कुछ टॉपिक को आज पढ़े, कुछ कल पढ़े, कुछ परसों पढ़े, इस तरह से। तो कोई अगर जटिल टॉपिक है हमारे पास, तो उस जटिल टॉपिक को हम क्या करेंगे, उस जटिल टॉपिक को हम छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देंगे, और उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूनीकरण कहते हैं। और न्यूनीकरण को बोला जाता है फिजिक्स का हार्ट। न्यूनीकरण जो होता है हमारा क्या कहलाता है, भौतिक का केंद्र में है, इसको बोलते हैं फिजिक्स, हार्ट ऑफ फिजिक्स। एक एग्जांपल्स ले, जैसे हमारे पास ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स एक बुक है। अब थर्मोडायनेमिक्स बुक तो बड़ी लंबी है, तो उसके जो पार्ट हैं उसको क्या किया गया, छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया। जैसे ताप, टेम्परेचर, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इन सब छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी को बोलते हैं न्यूनीकरण। ये था हमारा। अब आते हैं हम लोग भौतिकी का दायरा। इसको दायरे में दो डोमेन है, एक तो स्थूल है, और ये सूक्ष्म है। एक माइक्रोस्कोपिक लेवल कहलाता है, एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन में शामिल होता है प्रयोगशाला की घटना, स्थलीय खगोलीय पैमाने, जितने भी हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने को मिलती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, ये सब के सब जो होती है बुकें होती हैं, वो स्थूल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आती हैं। और सूक्ष्म डोमेन है, उसके अंतर्गत हम परमाणु, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक घटनाओं को शामिल किया जाता है। तो हमारे जो डोमेन है, दायरे में दो डोमेन है, एक तो स्थूल है, दूसरा हमारा सूक्ष्म है। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में शामिल होता है प्रयोगशाला में घटना, स्थलीय खगोलीय पैमाने, और सूक्ष्म डोमेन में शामिल होता है परमाणु, आणविक और परमाणु घटनाएं शामिल होती है। अब जो नेचर के फोर्स होते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ फोर्सेस, प्रकृति के मूल बल कितने होते हैं, वो हमारे एक्चुअल में कह लें तो कि जितने भी फोर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। टू टाइप के फोर्स होते हैं। एक बल जो होते हैं फंडामेंटल फोर्स कहलाते हैं, मूल बल होते हैं। और दूसरे डिराइव्ड, मतलब उत्पन्न किए जाते, उनसे उत्पन्न किए। तो बल क्या है, पहले बल देखते हैं। फोर्स, बल किसी वस्तु पर एक धक्का या खिंचाव है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, या किसी वस्तु के गति को विकृत करता है।
वस्तु के गति में परिवर्तन हो जाएगा या वस्तु की गति में क्या होगा, विकृति उत्पन्न हो जाएगी। कुछ दोस्त जो होते हैं अच्छे होते हैं, कुछ दोस्त शरारती होते हैं। आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हो और पीछे से न किसी ने खींच दी, बगल से किसी ने धक्का दे दी, तो आप तो गिर जाओगे या पीछे से आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो उसकी स्पीड क्या होगी, अगर पीछे से ऐसे हमने धक्का दे दिया तो आप आगे चले जाओगे, अगर पीछे से कोई खींच दिया आपके बैक साइड में तो आप पीछे जाओगे। तो ये फोर्स जो होता है किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन कर देता है, शेप भी बदल सकता है। गुब्बारा ले लो, ऐसे दबा दो, ऐसे दबा दोगे तो उसका शेप भी चेंज हो जाए। अब हमारे पास है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे लगता है, के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल है जो उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। दो पिंड हो और एक पिंड यहाँ पे एक पिंड यहाँ पे रख दें आप, और इनके बीच डिस्टेंस रख दें आर, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान मास के कारण, द्रव्यमान के कारण इनके बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण फोर्स। काफी इसका दायरा काफी बड़ा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल ही एक्ट करता है, कार्य करता है। अब इसकी खासियत क्या होती है, हमेशा जो होता है आकर्षक होता है और ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अब व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है उसको मैं समझा दूं। देखें कि अभी मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बताया था, और F इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन में हम लोग इसको पढ़ेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर स्क्वायर, और जो फोर्स ये 1 अपन आर स्क्वायर के व्युत्क्रम में कह लें कि उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे जो फोर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम को ये पालन। तो ये फोर्स जो होते हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये फोर्स जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, और बहुत ही लंबी दूरी तक एक्ट करता है, लॉन्ग रेंज का होता है। प्रकृति में जितने भी फोर्स होते हैं उन सब में कमजोर होता है, वीक होता है। अब हमारे आपके पास अगर अगल बगल कोई स्टूडेंट है, आप कहीं क्लास में बैठते होंगे, तो जो बच्चे हैं स्टूडेंट है उनके बीच में लगता है ये फोर्स लगता है, लेकिन हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर में जितने भी फोर्स हैं, बल हैं, उन सब में वीक होता है। और ये जो होता है इसका फील्ड कण, फील्ड पार्टिकल होता है, वो होता है ग्रेविटा, ग्रेविटन। और अभी तक ये रिसेंटली खोजों से ये पता चला है कि जितने भी फोर्स होते हैं किसी न किसी फील्ड कण के विनिमय से, एक्सचेंज से उत्पन्न होते हैं। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका फील्ड कण ग्रेविटान, और ग्रेविटान के विनिमय से ये गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न। अब हमारे पास है दूसरा फोर्स है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो हमारे फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स था वो तो था गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड फंडामेंटल फोर्स है वो विद्युत चुंबकीय बल है। ये आवेशित कणों के बीच कार्य करता है, आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। और फर्स्ट ये आवेशित कणों के बीच कार्य करेगा, और दूसरा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है, जो कूलॉम का नियम बल है। और जो चुंबकीय बल, इसमें दो बल है, एक विद्युत भी है, एक चुंबकीय बल है। तो विद्युत बल मतलब दो आवेशित कणों के बीच, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कूलॉम के नियम का पालन करते हैं, और वो हमारे विद्युत बल है। दूसरा है चुंबकीय बल, जो चुंबक होते हैं उनके ध्रुवों, पोल्स के बीच। आप देखे होंगे कि जो हमारे मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट को पास लाए तो अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल है या साउथ साउथ पोल है तो उनके में प्रतिकर्षण होता है, और अगर नॉर्थ और साउथ पोल है तो उसमें आकर्षण होता है। तो जब आकर्षण होता है तो चुंबकीय बल दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्य करता है,
और ये जो हमारा विद्युत चुम्बकीय फोर्स है वो आकर्षक हो सकता है या प्रतिकर्षक। गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ क्या था, आकर्षक था, अट्रैक्टिव नेचर का था। और ये भी व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। केंद्रीय बल भी होता है, संरक्षी बल भी होता है, और ये भी बहुत लंबी रेंज का होता है, लॉन्ग रेंज का होता है। और इसका फील्ड पार्टिकल जो होता है वो होता है फोटॉन। और जो विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है वो फोटॉन के विनिमय से उत्पन्न होता है, फोटॉन के एक्सचेंज से। अब तीसरा है मजबूत परमाणु बल या स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको प्रबल लिख सकते हैं। मजबूत से बेहतर है कि इसको प्रबल कर दिएगा। प्रबल, इसको प्रबल परमाणु बल जिसको बोला जाता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, एटॉमिक फोर्स। तो ये हमारे हैं। और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, मजबूत परमाणु बल, नाभिक में प्रोटॉनों के बीच, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर क्या होते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हाई स्कूल में 60 में आप लोग पढ़े होंगे। उसमें कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होंगे। और अभी हम लोगों ने एक फोर्स देखा जिसको विद्युत बल कहते थे। और ये आवेश, चार्ज पार्टिकल आवेशित कणों के बीच लगता है, तो प्रोटॉन पर चार्ज प्लस क्यू है, और इस पर भी तो इसमें बहुत सारे प्रोटॉन है। एक तो प्रोटॉन है नहीं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, आवेश रहित है, लेकिन प्रोटॉन जो होता है आवेशित है। तो अब इनके बीच प्लस प्लस है और प्लस प्लस है, तो इनके बीच तो प्रतिकर्षण लगता है, आकर्षक होता नहीं है। तो इस छोटे से भाग में प्रोटॉनों को प्रोटॉनों से, न्यूट्रॉनों को न्यूट्रॉनों से, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से जो बल बांधे रखता है, बांधता है, उसी को बोला जाता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स प्रबल नाभिकीय बल, जिसको प्रबल नाभिकीय बल लिखते हैं। तो आप परमाणु की जगह पर नाभिकीय शब्द का इस्तेमाल करें, परमाणु न लिखकर, तो प्रबल नाभिकीय बल इसको बोले। अब ये हमारा है कि प्रबल नाभिकीय बल, मजबूत परमाणु बल नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधता है। और नाभिकीय बल मूल रूप से आकर्षक हो, ये प्रतिकर्षण नहीं हो, और ये व्युत्क्रम बल के नियम का पालन नहीं करता है। ये इसको बोलते हैं, ये गैर रूढ़िवादी, मतलब गैर, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यानी गैर संरक्षी बल होता है। इसको बोलते हैं गैर संरक्षी फोर्स, ये संरक्षी नहीं होता। और ये जो होता है शॉर्ट रेंज का होता है, इसका छोटा दायरा जो होता है छोटा होता है। और फील्ड कर्ण जो होता है इसका पाई मेसान है। और प्रकृति में सबसे मजबूत बल होता है, स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर। प्रकृति जो है हमारा, उसमें सबसे ये क्या है, मजबूत बल। तो ये प्रकृति में सबसे मजबूत बल है। आ, अब जो हमारा, जिसको बोलते हैं दुर्बल, ये दुर्बल है, जिसको दुर्बल कहें या कमजोर नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है हमारा। तो यह बल उप परमाणु कणों के संभावित परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये कहें कि इसका जो एमिशन होता है, इसकी उत्पत्ति होती है, वो आ, बीटा बीटा कणों के क्षय के कारण होता है। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो इसी वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो हमारा कमजोर नाभिकीय बल है, उसके कारण ही उत्पन्न होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण। एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। अब न्यूक्लियस के अंदर देखिए कि नाभिक है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो हम लोगों ने देख लिया कि न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन है। अब एक न्यूट्रॉन किसमें चेंज होता है, एक न्यूट्रॉन किसमें, प्रोटॉन में बदल जाता है। और प्रोटॉन के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन में चेंज होता है, फिर पाजिस्ट्रॉन और यहाँ पे न्यूट्रिनो।
तो ये वाली टॉपिक जो होता है कि अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं देखना है, क्योंकि आप जाएंगे अगली कक्षाओं में जाएंगे 12 लेवल पर, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एक क्लास 11 का टॉपिक है, तो अभी तो क्लास 11 में आप पढ़ रहे हैं, तो आगे चलेंगे आप इसको पढ़ेंगे, तो वहां पे जब 12 में आएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पे ये बातें क्लियर होगी। बट यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही बता दें आपको कि ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, कमजोर नाप की बल होते हैं, वो सब एटॉमिक उपपरमाणु कणों के संभावित परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में बदल सकता है। यह बल रेडियोधर्मी क्षय के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अब हमारे भौतिक नियमों की प्रकृति क्या है? आ, देखिए, भौतिक में बहुत सारे कुछ नियम ऐसे हैं जो हर जगह एक जैसे रहते हैं, उसमें चेंजिंग नहीं आता। जैसे जो हमारा फ्रेम होता है, उस पर भी ये नियम लागू होते हैं। और ये नियम हमारे हैं कौन कौन से? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के बारे में ये कहा जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसका रूप परिवर्तन किया जा सकता है। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ऊपर से कोई पत्थर गिरा रहे हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे तो आप ऐसे पकड़े हैं, तो यहाँ पे वो उसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में है। जैसे आपने छोड़ा, पोटेंशियल चेंज होने लगी काइनेटिक में, और इस तरह से पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में ये रूप बदलता रहता है। तो एनर्जी को कहा गया कि एनर्जी में बी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। रेखी कोणीय संवेग, यहाँ पे संवेग की बात हो रही है। रैखिक गति कहें या संवेग, रैखिक संवेग संरचना, यहाँ पे गति नहीं रहेगा, संवेग, रैखिक संवेग। और रैखिक संवेग, संवेग कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, और ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम किसी सिस्टम पर क्या एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो, फोर्स न लगे, तो उस निकाय का रेखी संवेग जो होता है वो संरक्षित है। रेखी संवेग जो होता है वो संरक्षित होता है। अब यहाँ पे भी कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग है। और ये कहता है कोणीय संवेग कि अगर किसी निकाय पर कोई बल आघूर्ण न लगा हो, कोई बल आघूर्ण न लगा हो, तो निकाय का कोणीय संवेग संरचित हो। अब फिर आइंस्टीन आए, उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण का कॉन्सेप्ट दिया कि द्रव्यमान और ऊर्जा क्या होते हैं हमारे? संरक्षित हो। और उन्होंने एक फेमस रिलेशन दिया, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी। अब फिजिक्स हमारा, कि हम पढ़ते क्यों हैं? फिजिक्स हमारे अंदर बड़ा ही रोमांच उत्पन्न करता है। और फिजिक्स हमको टेक्नोलॉजी देता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने साधनों को, या ये कहें कि अपने लक्ष्य साधने की पूर्ति के लिए हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और एक नया साधन बनाते हैं। जैसे कि सोचिए कि कपड़े धोने की समस्या रही, फिर इसने क्या दे दिया? वॉशिंग मशीन दे दिया। पानी ठंडा रखने की समस्या थी, इसने फ्रिज दे दिया। तो इसकी जो क्या कहते हैं, भौतिक के नियम है, इसका हम इस्तेमाल करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो भी संसाधन है हम बनाते हैं। तो फिजिक्स में बहुत सारे रोमांच भी है। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी जो होती है, किसको? नए भौतिकी विज्ञान, जो भौतिकी विज्ञान है, प्रौद्योगिकी
नई कह दें टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू फिजिक्स एंड फिजिक्स गिव्स राइज टू टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी भौतिक विज्ञान को जन्म देती है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हीट इंजन आया, और हीट इंजन ने भौतिक विज्ञान की एक शाखा थर्मोडायनामिक्स, जिसको ऊष्मागतिकी कहते हैं, का जन्म। तो प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी क्या देती है? प्रौद्योगिकी जो होता है भौतिक विज्ञान को जन्म देती है। जैसे हीट इंजन प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी ने हमको क्या दिया? हीट इंजन ने दे दिया हमको थर्मोडायनामिक्स। और दूसरा है भौतिक विज्ञान नए टेक्नोलॉजी को जन्म देता है। जैसे सिलिकॉन थी, आप मोबाइल का ये इतना छोटा सा चिप देखें, सिलिकॉन का बना होता है। उसने क्या ला दिया? कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दी। तो भौतिक विज्ञान काफी रोमांचकारी भी होता है, और समाज में बहुत सारे चेंजिंग किया इसने, समाज को भी इफेक्टिव करता है। क्योंकि भौतिक विज्ञान को बताया आपको कि जो हमारे मोबाइल्स हैं ये इसी भौतिक विज्ञान की देन है। तो ये सब समाज में काफी कुछ चेंजिंग लाता है, रोमांच भी देता है, पैदा करता है। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर शॉर्ट में ही हमने ब्रीफ में पूरा फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में हम आपको सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, मोशन इन प्लेन। प्लेन लेकर आएंगे, लेकिन मोशन इन प्लेन के पहले हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट। थैंक यू स्टूडेंट।